आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो हमारे जहन में एक बात आनी चाहिए कि हम बात कर रहे हैं ऐसी बॉडी की जिसका रोटेशनल मोशन है। दैट मीन्स अगर रोटेशनल मोशन है तो उस पर क्या लग रहा है, उस पर टॉर्क लग रहा है जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर बॉडी लीनियर मोशन में होती तो उस पर जो फोर्स लगती है उसको हम नॉर्मल एफ से डिनोट करते हैं, और वो किसके बराबर, एम ए के बराबर, ठीक है। एम ए क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और टाउ जो है वो किसके बराबर, आई अल्फा के बराबर निकालेंगे हम, ठीक है। अब ये आई क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो एफ क्या है, एफ फोर्स है। टाउ क्या है, टाउ भी एक फोर्स है। टॉर्क वो भी एक फोर्स है जो परपेंडिकुलर लगती है एक बॉडी पे, और उसमें टर्निंग इफेक्ट लाती है, मींस रोटेशनल मोशन उस बॉडी का आ जाता है उसकी वजह से, किसकी वजह से, टॉर्क की वजह से। तो एम की जगह क्या किया यूज मैंने, आई, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। तो लीनियर मोशन में जो काम मास करता है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में करता है, ठीक है। तो फर्दर हम बात करें तो कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ गिवन एक्सिस विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अंडर द एक्शन ऑफ ए टॉर्क। कंसिडर अ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी कंसिडर करो। तो सबसे पहले रिजिड बॉडी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। क्या होता है रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी हम एक ऐसी बॉडी जो ठोस होती है थोड़ी, ठीक है, और जिसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये रिजिड बॉडी है, और मान लो ये दो पार्टिकल्स हैं एक रिजिड बॉडी के, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो अगर चेंज नहीं हुआ, मींस इन दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये रिजिड बॉडी है। चेंज नहीं हुआ मींस कि ये दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो क्लियर है, तो परफेक्टली रिजिड बॉडीज हमारे पास है नहीं, फिर भी हम रॉड वगैरह सफियर वगैरह को कंसिडर करते हैं रिजिड बॉडीज, ठीक है। तो क्या कहता है कि एक ऐसी रिजिड बॉडी जो रोटेट करती है एक एक्सिस के इर्द गिर्द। तो जो हमने कहा कि टॉर्क जब लगता है एक बॉडी पे तो वो क्या करता है, वो एक एक्सिस के इर्द गिर्द वो बॉडी घूमती है, ठीक है। तो वही ये भी कह रहा है कि एक रिजिड बॉडी एक एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रही है, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, मीन्स एक जैसा होगा, ठीक है। हर एक पार्टिकल्स का एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा सेम होगा अंडर द एक्शन ऑफ ए टॉर्क, जब उस पर एक टॉर्क लगेगा, जब उस बॉडी पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो फर्दर हम देखें क्या कहता है कि लेट द बॉडी कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। अब हमने बॉडी ली जिसकी बात अभी तक हम कर रहे थे, हमने एक रिजिड बॉडी ली, ठीक है। उसके कुछ पार्टिकल्स हैं M1 M2 M3, ठीक है। उनका कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R1 R2 R3, ठीक है। अब क्या होगा, जब इस बॉडी पे टार्क लगेगा तो इसमें एक रोटेशनल इफेक्ट आएगा, मीन्स ये बॉडी रोटेट करेगी विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है। रहा सवाल कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो है कहता है कि ये सेम रहेगा, तो कैसे सेम रहेगा। तो इसको हम पहले देखें कि पहले हम माने कि मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है, इस पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो क्या होगा कि हम मानते हैं कि एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको एक लाइन खींचे, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा r, ठीक है। मान लो कि इन्होंने इतना डिस्टेंस कवर किया, और इनकी यहाँ पे एंगल जो बना वो 40 डिग्री का बना, ठीक है। तो मीन्स इन्होंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ या डिस्टेंस जो कवर किया वो कितना किया, 40 डिग्री किया। क्यों, क्योंकि रोटेशनल मोशन की बात हो रही है तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा, लीनियर मोशन की जब हम बात करते हैं तो अब डिस्टेंस आता है एस, और रोटेशनल मोशन में डिस्टेंस आता है थीटा में, ठीक है। तो यहाँ थीटा मीन्स एंगल में आएगा, तो 40 डिग्री एंगल बना। जब इस पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया तो कितना, 40 डिग्री, और इसने किया डिस्टेंस कवर किया तो इसने भी 40 डिग्री किया, ठीक है। तो जब इन्होंने डिस्टेंस इक्वल कवर किया तो मीन्स इनका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो सेम नहीं था, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ज़्यादा था और इसका कम है, ठीक है। ये पार्टिकल यहीं पे है और ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम नहीं है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, ठीक है। तो वही हमने पीछे डिस्कस किया, बट इनका लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो सेम नहीं होगा। अब लीनियर एक्सेलरेशन सेम क्यों नहीं होगा वो हम डिस्कस करें कि अब लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें तो लीनियर एक्सेलरेशन में हम क्या देखें कि इसने कितना डिस्टेंस, इस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। लेकिन जो पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने इतना सा डिस्टेंस कवर किया, तो इसके मुकाबले में ये वाला डिस्टेंस बहुत कम है।
तो दैट मीन्स अगर इन्होंने 2 सेकंड में बॉडी ने ट्रैवल किया, ठीक है, तो 2 सेकंड में इस बॉडी ने इतना ट्रैवल किया और इस वाली बॉडी ने इतना थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो दैट मीन्स इस पार्टिकल ने क्या किया, इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, तो इनका लीनियर एक्सेलरेशन जो होगा वो भी सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया, इसने कम किया, दैट मीन्स वेलोसिटीज़ अलग अलग हैं, वेलोसिटीज़ अलग अलग हैं, दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा। तो क्या होगा कि जब भी हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो हमने कहा कि हम एक रिजिड बॉडी लेंगे जिस पे टॉर्क लगेगा, वो एक उसमें एक टर्निंग इफेक्ट आएगा, ठीक है, तो उसके कुछ पार्टिकल्स लिए हमने, तो उन पार्टिकल्स का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा बट लीनियर एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। और लीनियर एक्सेलरेशन डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि वो डिपेंड करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, कि जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा उतनी उस ऑब्जेक्ट या उस पार्टिकल की या उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा, ठीक है। क्या कहता है कि एज द बॉडी इज रिजिड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज सेम। अभी हमने कहा कि एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा, लीनियर एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सेस। क्यों? क्योंकि एक्सेस से लेके उस पार्टिकल तक का डिस्टेंस जो है, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें कि ये एक्सिस है, और इससे लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका थोड़ा ज़्यादा, इसका फिर से ज़्यादा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग है, इसका मतलब लीनियर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें A1 A2 A3 AN आर द रेस्पेक्टिव लीनियर एक्सेलरेशन है ये, तो तब हम लिख सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू R1 अल्फा, A2 इज इक्वल टू R2 अल्फा, A3 इज इक्वल टू R3 अल्फा, गोज ऑन, ठीक है। अब A1 क्या है? A1 उस पार्टिकल का, जो पहला पार्टिकल हमने लिया, उसका लीनियर एक्सेलरेशन है, और वो किसके बराबर है? R1 अल्फा के बराबर। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है, लीनियर एक्सेलरेशन डिपेंड किस पे करता है? इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है, और साथ में उसका एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बात हो रही है उस फर्स्ट पार्टिकल की जिसका मास m1 है, उस पर जो फोर्स लग रही है, F1 फोर्स लग रही है उस पर, और उसका जो मास होगा वो m1 होगा, और इसका एक्सेलरेशन a1 होगा, ठीक है। अब a1 की वैल्यू मैंने क्या लिखी है? R1 अल्फा, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ m1 R1 अल्फा। a1 की वैल्यू क्या पुट की मैंने? R1 अल्फा, बाकी m1 सेम रहा, ठीक है। मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पे फोर्स कौन सी लग रही है? यहाँ पे फोर्स लग रही है टाउ। टाउ किसके बराबर? आर इंटू एफ के बराबर, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, टॉर्क, ठीक है। तो आर इंटू एफ, तो पहले पार्टिकल की बात हो रही है, m1 की बात हो रही है, तो F1 होगा और यहाँ पे R1 होगा, ठीक है। तो F1 किसके बराबर? अभी हमने वैल्यू निकाली F1 की वैल्यू, ये हमारे पास F1 की वैल्यू यहाँ पे आई, ठीक है, m1 R1 अल्फा, ठीक है। तो यही मैंने पुट की यहाँ पे, F1 की वैल्यू m1 R1 अल्फा, और R1 सेम यहीं पे। अब बाकी तो सेम रहेगा, ये R1 कितना होगा? R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? टाउ इज इक्वल टू m1 R1 का स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फर्स्ट पार्टिकल की बात हो रही है, टाउ इज इक्वल टू m1 R1 का स्क्वायर अल्फा। तो इसी तरीके सिमिलरली मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन अदर पार्टिकल, तो बाकी पार्टिकल्स का भी वही होगा, ठीक है। सेकंड पार्टिकल का क्या आएगा? m2 R2 का स्क्वायर अल्फा, m3 R3 का स्क्वायर अल्फा, m1 Rn का स्क्वायर अल्फा, ठीक है। टाउ 2 टाउ 3 टाउ n तक हम जाएंगे तो यही आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि टाउ किसके बराबर? आर इंटू एफ के बराबर, तो वही मैंने यहाँ लिखा। आर इंटू एफ लिखो या एफ इंटू आर, कोई बात नहीं, वही फिर से वही आने वाला है, एफ इंटू आर, ठीक है। तो एफ की वैल्यू ये आई और R1 वही सेम, तो ये वाली वैल्यू आई, और उसके बाद फिर हम बाकी पार्टिकल्स की भी सिमिलरली लिख सकते हैं कि टाउ किसके बराबर होगा? टाउ 2 टाउ 3 टाउ n, ठीक है। अब अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो पार्टिकल्स का डिस्कस किया, ठीक है। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे उस बॉडी पे कितना टार्क लग रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू किसके बराबर? m1 R1 का स्क्वायर अल्फा, m2 R2 का स्क्वायर अल्फा, m3 R3 का स्क्वायर अल्फा, m1 Rn का स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अलग अलग पार्टिकल्स का, ठीक है। अल्फा कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा? m1 R1 का स्क्वायर, m2 R2 का स्क्वायर, m3 R3 का स्क्वायर, और mn Rn का स्क्वायर, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यूज क्या दिए? m1 m2 m3 mn, ठीक है। R1 R2 R3 गोज टू Rn, ठीक है। तो इनका हम समेशन लिखें तो बेहतर रहेगा। क्या लिखा हमने? समेशन आयोटा। आयोटा की वैल्यू कहाँ से? आया 1 से लेके n तक, ठीक है। आयोटा इज इक्वल टू 1 टू आयोटा इज इक्वल टू n, ठीक है। और यहाँ पे m आयोटा r आयोटा, ठीक है, ये आयोटा है, ठीक है। m आयोटा r आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। m आयोटा r आयोटा का स्क्वायर, और बाहर से अल्फा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आयोटा लिखना पड़ेगा हमें। आयोटा की वैल्यू 1 से n। अब इस वाली वैल्यू को हमने लिखा आई के बराबर, ठीक है। आई क्या है? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा,
ठीक है। और वहाँ पे जो वैल्यू होती है वो होती है एम एफ इजिकल टू एम ए, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे टाउ, टाउ भी एक फोर्स है, किसके बराबर, आई इन अल्फा के बराबर। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और आई क्या है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा वेक्टर फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थैंक यू।